नमस्कार। आप सभी लोगों का इस बायोलॉजी सेशन में स्वागत है। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा न्यूक्लिक एसिड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम नुकसान किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक अम्ल। तो इसे हम केंद्रक अम्ल क्यों बोलते हैं? केंद्रक अम्ल क्यों? तो आपने इससे पहले पढ़ा था कोशिका के बारे में कि जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो मध्य में एक अवयव था जिसका नाम था न्यूक्लियस। तो कोशिका के मध्य में जो अवयव है इसका नाम है न्यूक्लियस। केंद्र में, कोशिका के केंद्र में होने के नाते इसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, केंद्रिका अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रिका अम्ल। कोशिका के मध्य में केंद्रक में है, इसलिए इसका नाम क्या? न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक अम्ल। जो केंद्रक अम्ल है, यह केंद्रक अम्ल दो प्रकार का होता है। केंद्रक अम्ल दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार है डीएनए। डीएनए पहला है डीएनए, और जो दूसरा है वह है आरएनए। पहला डीएनए और दूसरा आरएनए। जो ये डीएनए हैं, ये डीएनए कहाँ देखने को मिलेंगे? डीएनए क्या होता है? तो जो डीएनए होते हैं वो डीएनए मिलते हैं कोशिका के केंद्रक में। कोशिका के केंद्रक में ये जो कोशिका है, कोशिका अपने आप में एक छोटा सा खुद एक इकाई है। जब कोशिका को हम निकालेंगे, जब उस कोशिका के हम विस्तृत करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा न्यूक्लियस। आज जब न्यूक्लियस को हम और निकालेंगे, उसको और विस्तृत करेंगे, तो उसमें देखने को मिलेगा क्रोमोजोम। आज जब क्रोमोजोम को हम और करेंगे विस्तृत, उसमें देखने को मिलेगा डीएनए और आरएनए। तो चलिए हम सीखते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं। तो जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम की संख्या आपको बताया गया था कि क्रोमोजोम की संख्या होती है 46। कितना होती है? 46। क्रोमोजोम की संख्या होती है 46। क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। संख्या में होता है 46। कितना होगा? 46। लेकिन अगर हम जोड़ा की बात करें कि जोड़ा में कितना होते हैं, तो जोड़ा में होते हैं 23। मेल में भी क्रोमोजोम 46 और फीमेल में भी क्रोमोजोम कितना? 46। जोड़ा में कितना होगा? 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। जो क्रोमोजोम होते हैं वह क्रोमोजोम की जो संरचना होती है, जो बनावट होती है, वो कैसे होती है? तो क्रोमोजोम हमेशा एक्स के संरचना के समान दिखते हैं, एक्स के संरचना के समान। तो यहाँ बना दें कि जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम का आकार एक्स के संरचना के आकार के जैसा होता है। एक्स के संरचना के आकार जैसा, एक्स के संरचना के आकार जैसा ऐसे ही क्रोमोजोम आकार दिखते हैं। जो क्रोमोजोम होते हैं हमेशा यह डबल यानी दो दिखते हैं। इनके दो एक्स के नुमा देखने का तात्पर्य यह है कि जो बॉडी का अधिकांशतः अंग है वह डबल पार्ट में है। जैसे व्यक्ति की दो हाथें हैं, दो पैर है, दो किडनी है, व्यक्ति की दो आँख है, यानी व्यक्ति का अधिकांशतः जो बॉडी पार्ट है वो डबल है। इसीलिए जो क्रोमोजोम होते हैं वो इस तरह से डबल संरचना में देखने को मिलते हैं। क्रोमोजोम की संख्या कितनी? 46, चाहे मेल या फीमेल। जोड़ा में 23। जो ये क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम की खोज किए थे बाल्डेयर ने। क्रोमोजोम की खोज, तो यहाँ लिखें कि क्रोमोजोम की खोज, क्रोमोसोम की खोज किए थे। खोज कौन किए थे? तो बाल्डेयर ने किया था। यहाँ लिख दें कौन किया था? बाल्डेयर ने।
बाल्डेयर। कौन किए थे? बाल्डेयर ने। और जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम, इस क्रोमोजोम का जो ऊपरी ये सतह है, ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह को बोलते हैं सेटेलाइट। क्या बोलेंगे? सेटेलाइट। ऊपरी सतह को बोलते हैं सेटेलाइट। और जो ये मध्य का स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर मध्य वाला, इसको बोलते हैं सेंट्रोमर। इसको बोलेंगे सेंट्रोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमर। और जो ये नीचे का ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो भाग है, उसको बोलते हैं टेलीमोर। इसको बोलेंगे टेलेमोर। इसको बोलेंगे टेलेमोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेलेमोर। तो क्रोमोजोम की ऊपरी जो सतह क्या बोलेंगे? सेटेलाइट। मध्य वाले को बोलते हैं सेंट्रोमर। और जो नीचे का ये जो स्ट्रक्चर पार्ट है, इसको बोलते हैं टेलेमोर। क्या बोलेंगे? टेलेमोर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? देखिए, जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम, इस क्रोमोजोम में ही डीएनए और आरएनए देखने को मिलते हैं। अब डीएनए आरएनए इसमें कैसे देखने को मिलेंगे, उसको हम आगे पढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। हो गया? चलिए, इसको मिटाते हैं और हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा? ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, जो क्रोमोजोम है, इसको भी मिटा दें। चलिए, देखिए, जो क्रोमोजोम यहाँ बना दे रहे हैं पुनः क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम, ये जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, ये इसको एक वैज्ञानिक थे, इसने भाई देखा कि जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो एक वैज्ञानिक थे, उसने सोचा कि इस क्रोमोजोम को खींचा जाए। तो एक वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था जोहान्स नामक वैज्ञानिक, क्या नाम था? जोहान्स नामक वैज्ञानिक, उसने इस क्रोमोजोम के जो स्ट्रक्चर पार्ट थे उसको इस तरह से आकार दिया, उसको खींचा। तो ये जो लच्छा टाइप का दिखा संरचना, इसी को नाम दिया गया डीएनए। क्या नाम दिया गया? डीएनए नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? डीएनए। और इसको एक बार और खींचा गया, इसको एक बार और खींचा गया, तो इसका जो स्ट्रक्चर पार्ट था वो इस तरह का देखने को मिला। इस तरह का देखने को मिला। इस तरह का देखने को मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखिए। देखिए, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम लिख दें। क्रोमोजोम, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र, गुणसूत्र। तो जब इस क्रोमोजोम को खींचा गया तो क्या मिला? डीएनए। ये जो लच्छा टाइप का दिखा संरचना, इसी को नाम दिया गया डीएनए। एक वैज्ञानिक थे जिसने इस डीएनए को, स्ट्रक्चर पार्ट को और इसको खींच दिया, जिसका नाम था जोहान्स नामक वैज्ञानिक। तो उसने इसमें देखा कि डीएनए के बाद जब इसको इस तरह का स्ट्रक्चर दिया तो इसमें देखने को मिला जीन। क्या मिला? जीन। इसमें देखने को मिला जीन। क्या मिला? जीन। इसको लिख दें जीन। देखने को मिला जीन। तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रश्न दो तरह के पूछेंगे। एक तरह पूछेगा कि जो डीएनए है, डीएनए का सबसे पहले अवलोकन किसने किया था? तो कार्लसबर्ग ने। लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। तो यहाँ लिखें कि डीएनए का सबसे पहले अवलोकन, डीएनए का सबसे पहले अवलोकन, सबसे पहले अवलोकन, सबसे पहले अवलोकन, सबसे पहले अवलोकन किसने दिया था? तो कार्लसबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कार्लसबर्ग ने। कौन दिया था? कार्लसबर्ग ने दिया था। लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर यानी मॉडल, और मॉडल कौन दिया था? मॉडल कह लें या आकार कह लें,
मॉडल कह लें या आकार। तो आकार देने का काम किए थे वाटसन एवं क्रिक ने। कौन दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक कौन दिए थे? वाटसन एवं क्रिक ने इसका स्ट्रक्चर दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने ही बताया था कि जो डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर पार्ट डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड, डबल हेलिक्स का होता है, सिंगल हेलिक्स का नहीं होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। यानी यह जो बना है यही क्या है? एक तरह से इसी तरह का जो डीएनए होता है, डीएनए स्ट्रक्चर पार्ट होता है। और जीन की खोज किसने किया था? जीन की खोज किए थे जीन की खोज किसने किया था? तो जोहान्स नामक वैज्ञानिक ने। कौन किया था? जोहान्स नामक वैज्ञानिक। कौन किया था? जोहान्स ने किया था। कौन किया था? जोहान्स। जो डीएनए है, डीएनए का सबसे पहले प्रयोगशाला में प्रयोग, डीएनए का सबसे पहले प्रयोगशाला में प्रयोग, डीएनए का प्रयोगशाला में प्रयोग, डीएनए का प्रयोगशाला में प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना। कौन किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना ने किया था। इसीलिए इनको सन 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? हरगोविंद खुराना को। तो जो डीएनए है, डीएनए कहाँ से देखने को मिला? आपका क्रोमोजोम से। जब क्रोमोजोम को खींचे तो क्या मिला? डीएनए। जब डीएनए को खींचे तो क्या मिला? जीन। और जीन में भी कुछ देखा गया। तो ये जो लच्छे टाइप का ये आपको दिख रही संरचना, इसको बोला गया न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला गया? न्यूक्लियोटाइड। देखिए इन सब एक ही हैं, बस इसमें केवल और केवल ग्रुप का अंतर है। केवल और केवल ग्रुप का अंतर है। जो जीन होते हैं, इस जीन का काम क्या है? तो जो जीन है इनका काम है कि माता पिता के जो आनुवंशिकता जो गुण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। कौन करता है? जीन। अगर जीन ऑप्शन में है तो क्या बोलेंगे? डीएनए। और डीएनए ना रहे तो क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम। ये सब एक ही है, बस इनके ग्रुप का केवल थोड़ा अंतर है। ग्रुप का अंतर है। आइए हम और सीखते हैं कि जीन का और क्या काम है, डीएनए का और क्या काम है। तो जो डीएनए होता है, जब कोई बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है तो उस बच्चे को इन्फॉर्मेशन कौन देगा? उसको कैसे पता कि व्यक्ति का मुंह एक होना चाहिए, हाथ दो होना चाहिए, पैर दो होना चाहिए? है ना, बॉडी के स्ट्रक्चर पार्ट का निर्माण करने में उसे जानकारी देने का काम कौन करता है? तो जानकारी देता है जीन कह लें या डीएनए कह लें। कौन करेगा? डीएनए करेगा। डीएनए उसको सहायता प्रदान करने का काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि डीएनए में किसी तरह के गलत इन्फॉर्मेशन चल जाती है। कभी कभी डीएनए में गलत इन्फॉर्मेशन चल जाती है, तो जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति की बॉडी में कुछ न कुछ कमी क्षति देखने को मिलेगा। ज़्यादा हो जाएगा तो भी समस्या है, कम हो जाएगा तो भी समस्या है। तो डीएनए इफेक्टेड होने के बाद ही ये तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। किसी को देखते हैं कोई छांगुर हो जाता है व्यक्ति, इसका मतलब कि डीएनए इफेक्टेड हो गया है। किसी की 3 आँख हो जाएगा, अलग अलग तरह का लगता है कि आँखों जैसा, तो उसे क्या बोलेंगे? डीएनए इफेक्टेड। किसी का थोड़ा बहुत नॉर्मली पूंछ वगैरह जैसे निकल जाता है तो उसमें क्या है? डीएनए इफेक्टेड। तो जब डीएनए इफेक्टेड होता है तो विभिन्न प्रकार के कमी देखने को मिलती है। तो डीएनए का काम क्या है या जीन का? कि माता पिता के जो गुण होते हैं उन गुणों को, आनुवंशिकता को आगे बढ़ाने का काम करता है। कौन करता है? जीन। और यह जो रस्सी नुमा दिख रही संरचना,
इस संरचना को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। आइए सीखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड, देखिए यहाँ हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, यहाँ हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। देखिए ध्यान से चीज़ों को, यह जो है यह जीन है, जीन, यह न्यूक्लियोटाइड जो ये बाहरी दिख रही है संरचना, रस्सीनुमा संरचना, जो बाहरी ये दिख रही रस्सीनुमा संरचना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर इसको हम लिख दें न्यूक्लियोटाइड, इसको लिखें न्यूक्लियोटाइड, या इधर लिख देते हैं, इधर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और जहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर मिल रहे हैं, इधर से आया तो यहाँ मिला, इधर से आया तो यहाँ मिला, यहाँ मिले और यहाँ, तो जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से मिले होते हैं उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। यहाँ लिख दें क्रोमेटिन, उसको बोलेंगे क्रोमेटिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। तो जो रस्सीनुमा दिख रही है संरचना उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से मिलते हैं उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम चलते हैं इसके आगे। तो इसको मिटाते हैं, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जो डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के श्रृंखला का समूह होता है, न्यूक्लियोटाइड के श्रृंखला का समूह, यानी किसी भी चीज़ को ज़्यादा कर देंगे तो उसको पॉली यानी पॉली न्यूक्लियोटाइड, तो उस श्रृंखलाएँ ज़्यादा हैं, समूह में हैं, तो इस उसका बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो इसको लिखेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियो इसको देखिए ध्यान से, इसको बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड। ध्यान दीजिएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड। और जो पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। और कौन कौन सा होगा? तो एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और एक होता है फास्फेट, एक होगा फास्फेट, एक होगा फास्फेट, एक होगा फास्फेट। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो एक न्यूक्लियोसाइड और एक फास्फेट। तो जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, जो न्यूक्लियोसाइड हैं यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होंगे। कौन कौन सा? एक होता है शुगर, एक होगा शुगर, और एक होगा नाइट्रोजन बेस, एक होगा नाइट्रोजन बेस, एक होगा नाइट्रोजन बेस। तो जो पूछता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस तत्व से मिलकर बना होता है, तो फास्फेट जो है यह एक तत्व है, लेकिन जो नाइट्रोजन बेस है यह अम्ल क्षार वाला, यह क्षार है, यह तत्व नहीं है। तो तत्व पूछेगा तो क्या हो जाएगा? फास्फेट। तो इसको यहाँ मैं लिख दूँ,
कोष्टक में क्या लिख दें, तत्व लिख दें, तत्व। फास्फेट क्या है, एक तत्व है। और तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो 3 चीज़ से। कौन कौन, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट से मिलकर के बना होता है। जो शुगर होता है, शुगर मुख्यतः 2 प्रकार का, शुगर मुख्यतः 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक डीएनए शुगर, एक डीएनए शुगर और एक आपका आरएनए शुगर, आरएनए यानी डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल शुगर और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल शुगर। तो शुगर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। जो नाइट्रोजन बेस है वह नाइट्रोजन बेस भी यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का होता है, नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। वो कौन कौन सा होगा, एक होता है प्यूरिन, एक होगा प्यूरिन, प्यूरिन, और एक होता है पाइरेडेमिन, पाइरेडेमिन, रेडेमिन, पाइरेडेमिन, एक होता है पाइरेडेमिन, पाइरेडेमिन। जो प्यूरिन होते हैं इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होंगे, इसमें होगा Ag, इसमें कौन कौन होगा, इसमें होगा Ag, इसमें होगा A और इसमें होगा G, इसमें 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक उसी तरह से जो ये पाइरेडेमिन है, पाइरेडेमिन में भी 2 कंपोनेंट होते हैं, पाइरेडेमिन में भी 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन, एक होगा इसमें थायमिन, थायमिन, और एक होगा आपका साइटोसिन, थायमिन और साइटोसिन। तो प्यूरिन में कितने कंपोनेंट, 2, एडेनिन, ग्वानिन, और पाइरेडेमिन में 2 कंपोनेंट कौन कौन से, थायमिन और साइटोसिन, थायमिन और साइटोसिन। जो यह एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये जो हैं यह आपस में किस बांड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो यह हाइड्रोजन बांड के तहत जुड़े रहते हैं। यानी एडेनिन जुड़ता है थायमिन से, ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से। तो एडेनिन जुड़ेगा थायमिन से तो कितने बांड के तहत, तो डबल हाइड्रोजन बांड के तहत, यानी 2 हाइड्रोजन बांड के तहत एडेनिन से थायमिन जुड़ेगा। और ट्रिपल हाइड्रोजन बांड के तहत, ट्रिपल हाइड्रोजन बांड के तहत कौन जुड़ेगा, ग्वानिन से साइटोसिन। कौन जुड़ेगा, ग्वानिन से साइटोसिन, कौन जुड़ेगा, ग्वानिन से साइटोसिन। तो नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्यूरिन और पाइरेडेमिन। प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन, पाइरेडेमिन में थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन डबल हाइड्रोजन बांड और ग्वानिन, साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बांड। ये जो जुड़ते हैं इनके जुड़ने का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनावट होता है वो कैसे होता है, तो आइए यहाँ पर सीख लेते हैं कि इनकी बनावट प्रक्रिया कैसे होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ हम बना दे रहे हैं नॉर्मली, देखिए यहाँ पर, यहाँ बना दे रहे हैं छोटा सा, आप समझिएगा चीज़ों को ध्यान से कि जो एडेनिन, ग्वानिन होते हैं ये आपस में किस माध्यम से जुड़े रहते हैं, किस किस माध्यम से ये सब जुड़े रहते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। देखिए यह जो डीएनए का स्ट्रक्चर्स है डबल स्टैंडर्ड का, तो इसमें एडेनिन जुड़ेगा किससे, देखिए एडेनिन किससे जुड़ेगा, थायमिन से। तो पहले ए फिर टी, उसके बाद जी और नीचे फिर क्या है साइटोसिन, साइटोसिन, फिर यहाँ एडेनिन, फिर थायमिन, फिर यहाँ ग्वानिन, साइटोसिन, फिर यहाँ एडेनिन, यहाँ पर थायमिन। यानी इसी तरह से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन से, ग्वानिन, साइटोसिन से जो बनावट का स्ट्रक्चर होता है वह ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ये थायमिन है पाइरेडेमिन में, अगर थायमिन के स्थान पर हम लिख दें यूरेसिल, क्या लिख दें, यूरेसिल, थायमिन जब क्या लिख देंगे, यूरेसिल, यूरेसिल लिख दें और थायमिन को मिटा दें तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बन जाएगा। तो थायमिन की जगह क्या लिखेंगे, यूरेसिल। पूछता है कि अगर हमको डीएनए से आरएनए बनाना होगा तो हम किस में बदलाव करेंगे, तो पाइरेडेमिन में
थायमीन की जगह क्या लिखेंगे, यूरेसिल, तो क्या बन जाएगा, आपका आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आरएनए। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि आरएनए क्या होता है। इसका मतलब ये कि अगर हमको आरएनए मिल जाएगा, हमको अगर डीएनए मिल जाएगा तो डीएनए से हम आरएनए बना लेंगे। हाँ, डीएनए से आरएनए बना लेंगे। तो चलिए अब सीखते हैं कि आरएनए क्या होता है। आरएनए क्या होता है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। ठीक है, ले लिए। चलिए इसको मिटाते हैं और हम चलते हैं। इसको मिटाते हैं और हम चलते हैं कि आरएनए क्या होता है। ठीक है, इसको मिटाएं और आगे चलें। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखिए आरएनए, आरएनए क्या होता है। आरएनए, आरएनए जो आरएनए होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो आरएनए होता है, आरएनए का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, यानी इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। कौन करता है, तो आरएनए करता है। इसमें जो आरएनए में होगा, आरएनए में वह होगा आपका एडेनिन, 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 नीन, एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, और थायमीन की जगह क्या लिखेंगे, यूरेसिल। क्या लिखेंगे, यूरेसिल, 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 और इसमें और होगा साइटोसिन। और क्या होगा, साइटोसिन। इसमें होगा साइटोसिन। क्या होगा, साइटोसिन। तो इसमें कितने कंपोनेंट होंगे, 4, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। इसका काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण मतलब होता है कि निर्माण करना, यानी किसका निर्माण करेगा, तो प्रोटीन का निर्माण करेगा। इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, सिंगल, यानी जो आरएनए होगा, आरएनए, तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होगा, आरएनए का स्ट्रक्चर वो ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। इसे क्या बोलेंगे, आरएनए, आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। देखिए प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है, 20 एमिनो एसिड की। तो जो 10 एमिनो एसिड होते हैं वह व्यक्ति के शरीर में अनावश्यक रूप से उपस्थित होते हैं, और जो 10 एमिनो एसिड होते हैं वह व्यक्ति को खाद्य पदार्थ के माध्यम से प्राप्त होते हैं, और उस 20 एमिनो एसिड के माध्यम से बनता है प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। तो कितने प्रोटीन हमको, और कितने हमको चाहिए एमिनो एसिड, 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड, तो इसमें 10 एमिनो एसिड, 10 एमिनो एसिड अनावश्यक, 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 अनावश्यक रूप से होते हैं। कहाँ पर होंगे, शरीर में, शरीर में, शरीर में उपस्थित हैं, शरीर में उपस्थित हैं, शरीर में उपस्थित हैं, अनावश्यक। और जो 10 एमिनो एसिड हैं, 10 एमिनो एसिड, 10 एमिनो एसिड जो आवश्यक हैं, जो आवश्यक एमिनो एसिड हैं वो कहाँ मिलेंगे, तो खाद्य पदार्थ में। कहाँ मिलेंगे, खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ, यानी हम जो कुछ खाएंगे उस खाद्य पदार्थ में यह 10 आवश्यक एमिनो एसिड प्राप्त होंगे। तो जो आरएनए होते हैं
वह आरएनए 3 प्रकार का होता है। यहाँ लिखें कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो चलिए सीखते हैं आरएनए 3 प्रकार के कौन कौन। देखिए यहाँ हम बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर पार्ट। यहाँ आरएनए, आरएनए यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होगा। 3 प्रकार का होगा। वो 3 प्रकार कौन कौन से होता है? तो पहला होता है यम आरएनए, स्मॉल यम लिखेंगे, स्मॉल आरएनए, स्मॉल आरएनए। जो दूसरा होगा वह होगा स्मॉल टी आरएनए, टी आरएनए। और जो तीसरा होगा वह होगा स्मॉल आर आरएनए, स्मॉल आर आरएनए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? यम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। यम का मतलब मैसेंजर आरएनए, टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए और आर का मतलब राइबोसोम आरएनए, आर का मतलब राइबोसोम आरएनए। चलिए समझते हैं कि जो ये आरएनए 3 प्रकार के हैं इनका काम क्या है। तो इनके काम को समझें। जो यम आरएनए है इसका काम होता है मैसेज करना, यानी कहने का मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थ का सेवन करता है, यानी खाना पीना करता है, और जब खाना डाइजेस्ट होता है, जब खाना हजम होता है, तो उसमें जो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं उस आवश्यक एमिनो एसिड का ये मैसेंजर आरएनए पहचान करता है। क्या करेगा? उस आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करेगा। कौन? ये मैसेंजर आरएनए। और पहचान करके तुरंत उसे पकड़ लेगा, पकड़ के अपने पास में रख लेगा। आप सोचिए अगर पकड़ के इसके पास जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये अगर इसको देने जाएगा, किसको? ट्रांसफर आरएनए को, तब तक उधर से कुछ निकल जाएगा। तो जो इसका स्थान है वहाँ से हिलता नहीं है, ताकि जो आवश्यक एमिनो एसिड आएगा वो निकल जाएगा। तो उसको छोड़ना नहीं, उसे पकड़ना है। तो यह यहीं पर रहता है, केवल जो आवश्यक एमिनो एसिड है उसकी पहचान करके उसे पकड़ने का काम करता है। और जब पकड़ लेगा ना तो किसको बुलाएगा? टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, इसको बुलाएगा और कहेगा ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए दौड़ते दौड़ते जाएगा किसके पास? मैसेंजर आरएनए के पास। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो देगा कि लेके जाओ, देखो हम पकड़ लिए हैं कौन? आवश्यक एमिनो एसिड। तो जो ट्रांसफर आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए के यहाँ से आवश्यक एमिनो एसिड को लेकर के आएगा, और लेकर आएगा तो किसको देगा? राइबोसोम आरएनए को। किसको देगा? राइबोसोम आरएनए को। तो जो ट्रांसफर आरएनए है इसका काम क्या है? इसका काम है कि आवश्यक एमिनो एसिड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कहने का मतलब है कि मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम आरएनए क्या करता है? स्थानांतरित, यानी परिवहन करने का काम करता है। किसका? आवश्यक एमिनो एसिड का। तो जब ये राइबोसोम आरएनए उस आवश्यक एमिनो एसिड को प्राप्त कर लेगा तो 10 तो पहले शरीर में थे उपस्थित और 10 वो खाद्य पदार्थ से मिल गया। तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो 10 और 10 20। तो 10 खाद्य पदार्थ था, 10 शरीर में था, 10 10 20 कितना हो गया? 20 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड। और 20 एमिनो एसिड से क्या बन जाएगा? एक प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? एक प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? एक प्रोटीन बनेगा। समझे आप लोग? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आरएनए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 20 एमिनो एसिड से क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रोटीन। तो आपने डीएनए सीखा और आरएनए। अगर डीएनए मिल जाए तो डीएनए से हम आरएनए बना सकते हैं। पायरिडीन के थायमिन की जगह क्या लिख देंगे? यूरेसिल। तो क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। आरएनए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब चलिए हम इसके अब आगे सीखते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। चलिए चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। इसको मिटा दें। चलिए
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए, तो डीएनए से डीएनए, डीएनए, डीएनए और आरएनए, आरएनए और आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। आरएनए से बना प्रोटीन। प्रोटीन से आगे तो ऊर्जा बन जाएगा। तो जो डीएनए है, यहाँ सीखें कि डीएनए मिलेगा तो आरएनए, आरएनए से क्या डीएनए बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। तो किसके माध्यम से? तो आइए सीखते हैं। तो जो डीएनए है, अगर डीएनए से डीएनए बनाना हो, डीएनए से डीएनए बनाना हो तो उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? रिप्लिकेशन। यहाँ लिख दें कि डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? रिप्लिकेशन। 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 क्या बोलेंगे? रिप्लिकेशन। और जो डीएनए है, डीएनए से बनाना हो आरएनए तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से बनाना हो डीएनए तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाना हो, आरएनए से प्रोटीन, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। तो यहाँ आपने सीखा कि डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है तो क्या बोलेंगे? रिप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब पुनः डीएनए बनाना होगा तो उसको क्या बोलेंगे? यानी पीछे लौट करके आ रहे हैं, आज जब पीछे लौट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स। आओ, रिवर्स मतलब पीछे, तो रिवर्स। और ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? तो आप समझे आज डीएनए और आरएनए को कि डीएनए क्या होता है, डीएनए के खोजकर्ता कौन थे, और डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने सीखा। आपको यह वीडियो कैसे लगी, जानकारी कैसे लगी? आपको जैसी भी जानकारी लगी है आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार को देने का काम जरूर करिएगा। आप अगर इस चैनल पे नए नए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं ताकि आपके पास वो जानकारी तुरंत पहुंच जाए, आप वो जानकारी को देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।